और विश्व युद्ध के जो आसार दिख रहे हैं अभी भी, जैसे यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, तो उस तरह की चीज़ें भी हमको देखने को मिलेंगी। विश्व युद्ध जैसी स्थितियां भी बनेंगी। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि 2027 में 27 मई 2027 वो टाइम हो सकता है तुषार, जब विश्व युद्ध पूरी तरीके से छिड़ जाए। तो उसकी शुरुआत 2026 से भी हो सकती है। तो आप ये मान रहे हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने होगा। क्योंकि लोग इसको लेकर बड़े सस्पिशियस रहते हैं, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में इसका जिक्र बार बार हुआ कि इस साल होगा विश्व युद्ध, इस साल होगा विश्व युद्ध। होता नहीं है, स्थिति बनती है, बिगड़ती है, फिर वापस से वैसी चली जाती हैं। आप ये कह रहे हो कि आने वाले 1, 2, 3 साल ऐसे हैं कि अब होना तय है। 3 सालों में होना तय है, और 2029 वो साल होगा, 2029, ओके, जहां पर जैसे अमेरिका को हम एक महाशक्ति मानते हैं जी, ठीक है, वो भारत का नाम होगा। भारत एक महाशक्ति होगा। जैसे अभी एक सबसे बड़े देश, शक्तिशाली देश के तौर पर पूरी दुनिया में अमेरिका को जानते हैं लोग। अब आप ये कह रहे हो कि अमेरिका धीरे धीरे पीछे जा जाएगा और भारत उसकी जगह एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक महाशक्ति बन चुका महाशक्ति बनेगा। और 2026 में ये जो युद्ध है, मैं इतना तो बता दूं, 25, 26, 27, 28 इसमें विश्व युद्ध होगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर पक्का है? क्योंकि मैं ये वर्ल्ड वॉर की कहानी पिछले लगभग 1 दशक से तो सुन रहा हूँ। हाँ। कि होगा, लेकिन हर बार स्थिति बनती नहीं, शांत हो जाती है, बनती है, शांत हो जाती है। कोई निश्चित तारीख या साल है कि भाई इस साल में जाकर विश्व युद्ध होना है, ये बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको जी। तब जब विश्व युद्ध होता था तो सिर्फ युद्ध होता था, जैसे महाभारत रामायण की तरह ये होता था, खून खराबा होता था। ये अब इतना दुनिया फैल चुकी है, पूरा का पूरा जो डायमेंशन सब बदल गया है, सब मतलब कवर कर लिया गया, स्पेस भर गया है मनुष्यों से, आदमियों से। यूक्रेन रशिया का वार अभी चल रहा है। इजराइल में 65,000 लोग, 65,000 इजराइल ने 65,000 लोगों को मारा। बिल्कुल, किसी के पास डाटा है? नहीं है। तो धीरे धीरे करके मार रहे हैं। अब जो अगला होगा उसमें इजराइल शामिल होगा, यूएस शामिल होगा, फिर वो ईरान हुआ, तुर्की हुए, ये सब, और ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जी, ये मिलके खुन्नस में कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आता है नासिर अहमद साहब की एक भविष्यवाणी है, आपने भी सुनी होगी, कि 13 मुस्लिम कंट्रीज मिलकर एक युद्ध लड़ेंगे, और इसमें दूसरी एक भविष्यवाणी ये कहती है कि एक विश्व युद्ध होगा जिसमें भारत जो है वो विश्वगुरु बनकर सामने आएगा। तो ये क्या वही समय होगा या फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको लगते हैं? देखिए, विश्वगुरु अभी 29 तक तो कोई विश्वगुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, क्योंकि सूरदास ने और रैदास जी ने, जी, महाकवि रैदास, सूरदास जी ने, इन लोगों ने कुछ दोहे वहे भी लिखे थे। इन्हीं दोहों पे आधारित 2011 में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2029 का जो 39 का साल होगा उसमें करोड़ लोग मारे जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब वो पूरा दोहा मेरे सामने आ गया है। तो उसमें कहा गया है अंत की शुरुआत 2025 से होगी। अभी मैं कब पढ़ा? कल पढ़ा रात में। अच्छा, ये एक दोहे में लिखा है, क्लियरली लिखा है ये बात? हाँ, दोहे में लिखा है, और 25 से शुरू होगा। आपने भी बीच में कहा था सोना जो है वो बहुत मतलब 2 लेवल होते हैं। सोना, जब भी डिमांड बढ़ेगी सोना महंगा होगा। दूसरा, दुनिया में जब भी वॉर की सिचुएशन, टेंशन क्रिएट होगा, सोना तब भी बढ़ेगा, तब भी महंगा होगा। अभी हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट थी कि चाइना जो है वो, चाइना ने बहुत तेजी से सोना अपने पास रखना शुरू किया है, खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से सोने के गोल्ड के प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाइक किए थे। चाइना जब भी ऐसा कुछ करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोविड से पहले की भी बात हो, तो ये माना जाता है अंदर खाने की, भाई कहीं ना कहीं चाइना जो है वो कुछ ना कुछ देख रहा है, कोई ना कोई टेंशन भाप रहा है। तो आपको लगता है उस मोर्चे पर कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो सकती है 2026 में चाइना के बॉर्डर पर? देखिए, चाइना ऑलरेडी जैसे वियतनाम वगैरह का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनका बहुत सारे, हांगकांग वगैरह एटसेट्रा, तो चाइना पूरे तरीके से अपने जो भी इनके कॉन्टिनेंट्स हैं या जो छूट रहे हैं या जिनमें कोई अभी भी मतभेद चल रहा है, मंगोलिया वगैरह में आज भी टेंशन बनी हुई हैं, ये पूरे तरीके से कैप्चर करेगा। और चाइना को पता है कि यूएस से 2026 में, क्योंकि चाइना की कुंडली को अगर हम देखें तो 4th हाउस में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है, कनेक्टेड विद द 8th हाउस। तो चाइना के ऊपर एक गाज गिरने वाली है, जैसे कि अभी यूक्रेन को इन्होंने तबाह कर दिया यूएसए ने और रशिया ने मिलकर। और सोचिए कि वो कहते हैं ना, जब आप मूवीज से किसी को उठाओगे, प्रेसिडेंट बनाओगे, और जिस राजा को ये नहीं पता कि एक देश का एक नागरिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस व्यक्ति की वजह से पूरा देश ही खाली हो गया,
तो चाइना ऐसा नहीं है। चाइना में हर एक जो वहाँ पे पब्लिक है उसकी वैल्यू है। तो चाइना को पता है कि कुछ बहुत बड़ा चाइना के अगेंस्ट होने वाला है, यूएसए ही करने वाला है, नाटो मिलके कुछ प्लानिंग कर रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। चाइना ने भांप लिया है उन चीज़ों को, और चाइना को पता है कि अभी गोल्ड इकट्ठा करना है, और यूएसए कुछ और करना चाहता था, लेकिन डी डॉलराइजेशन, इसके ऊपर मैंने आज से कोई 1 वर्ष पहले वीडियो दिया था, आप देखते जाइएगा। अचानक ही ऐसा समय आएगा 2026 में, अब उसके मेरे बारे में मेरी गणना चल रही है कि कब वो डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि यूएसए का ये जो बबल है अभी स्टॉक मार्केट का, वहाँ पर ये फटने वाला है। क्योंकि वहाँ की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ऑलरेडी बबल बना हुआ है। और अभी जैसे आज 8 नवंबर है, 23 नवंबर के आसपास योग बने हैं कि यूएसए में कुछ भूचाल आने वाला है स्टॉक मार्केट को लेकर। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। चाइना से हम थोड़ा सा यूएसए में शिफ्ट हो गए, बिकॉज इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। बिल्कुल। 23 नवंबर को बुध वक्री होने वाले हैं। ऑलरेडी वक्री नवंबर 9 को हो जाएंगे, आज 8 नवंबर है, कल 9 तारीख को वक्री होने वाले हैं। तुला राशि में वक्री होंगे, तराजू। अब बात चलेगी तोलने वाली। और सबसे बड़ी समस्या है कि 3 ग्रहों का इकट्ठे वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति जो कि 7 नवंबर को वक्री हो चुके हैं, और शनिदेव जी 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, और 9 नवंबर को बुध का वक्री होना। और ये 3 ग्रहों का वक्रगत और तराजू पे आ जाना बुध का, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन भारत में, विश्व में 23 नवंबर के आसपास स्टॉक मार्केट में कोई बड़े करेक्शंस, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने जो शेयर्स से कोई 3000 रुपये तक पहुंच गए हैं, अचानक ही वो बबल फूट के लोअर सर्किट पे सर्किट नीचे लगते चले जाएंगे, एंड शेयर्स 90% तक करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे योग बने हुए हैं। यानी कि नवंबर के एंड तक आप ये मानकर चलिए कि स्टॉक मार्केट जो है एक बड़ा क्रैश देख सकता है, लोअर सर्किट पे आ सकता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसको एक बिहेवियरल तौर पर देखूं तो गोल्ड वाली बात जो हम लगातार कह रहे हैं कि गोल्ड हाइक होगा, तो अगर इधर क्रैश देखने को मिलेगा तो गोल्ड हाइक होने के बहुत हद तक चांसेस बन जाते हैं। एक्चुअली और भी है ना तुषार, अभी खप्पर योग का भी निर्माण हो चुका है नवंबर में। ये क्या है? खप्पर योग एक देयर इज अ वे ऑफ एक योग है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो अभी एक कॉम्बिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते, वरना व्यूअर्स हमारे बोर हो जाएंगे कि खप्पर योग अगर हम समझाने बैठ गए कि खप्पर योग का निर्माण कैसे होता है। अब ये खप्पर योग गोल्ड को बढ़ाएगा, एंड स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आएगा। रही बात चाइना की, चाइना भांप चुका है, चाइना गोल्ड इकट्ठा चाइना ने करना शुरू कर दिया है, भारत ने भी करना शुरू कर दिया है, और रशिया भी गोल्ड इकट्ठा रशिया ने भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ को पता है कि 2026 में बड़े बड़े युद्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात है तुषार, भारत इन युद्धों में कूदेगा अगले वर्ष। कोई आए या ना आए, कोई न्योता दे या ना दे। अब ये वो भारत नहीं है कि आप हमारे ऊपर पत्थर मारेंगे और मोदी जी कहेंगे कि हम गोला मारेंगे। नहीं, अब हम गोला ही मारेंगे, हम पत्थर आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब मंगल एक तो मंत्री होने वाला है नेक्स्ट ईयर, एंड हमारी भारत की कुंडली में मंगल बैठा है 3rd हाउस में, वेरी डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। एंड मंगल की महादशा चली है, मंगल में राहु का अंतर आना है, राहु मंगल के नक्षत्र का है, लगन में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली युद्ध तो करेंगे हम। अच्छा, आपने जो बात कही इसमें हर व्यूअर के मन में एक सवाल आएगा सीधा ये सुनते हुए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद थोड़ी शांति हो गई, उसके बाद लोगों को लगा कि ठीक है हमने थोड़ा एक टेम्परेरी इलाज कर दिया पाकिस्तान का, और अभी शायद अब थोड़ा शांति रहेगी कुछ साल। अभी बीच में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट आए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है। जहां पर भी हमें लगेगी गतिविधि हम वहां पर फिर से एक बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। फिर लोगों का एक और सवाल आता है कि अरे जब कर ही रहे हैं तो पीओके वापस ले आए, जो कि इतना ईजी नहीं है। आपने अभी कहा कि भारत जो है अब अपना टेम्परामेंट चेंज करेगा, तो क्या ये टेम्परामेंट उस वे में होगा जिस तरीके की डिमांड लोगों की रहती है कि पीओके वापस लेके आओ? एक्चुअली तुषार, ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि पीओके को अंदर ले आए? ये लोग वो हैं जो जियोपॉलिटिक्स समझते नहीं जी। ये वो लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, गलतियां निकालते रहते हैं कि मोदी जी ने ये गलत कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी को नए नए नामों से बुलाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का नेतृत्व तो कर नहीं पाते हैं, घरों में बैठे हुए हैं, अपनी छोटी सी जॉब तो चला नहीं पाएंगे, अपनी फैमिली तो चला नहीं पाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ लोगों से, ऐसे लोगों को मेरी बातें बुरे भी लग रही हैं, लेकिन ये सच है। घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान है। आप एक देश की सत्ता पर बैठिए,
तब आपको पता चलेगा कि दुनिया चलेगी कैसे। इतना आसान नहीं होता युद्ध करना। इसको मैं अलग तरीके से भी कहूँगा। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, जैसे आपने कहा मेरे प्रेडिक्शंस, मैंने अप्रैल 2025 को प्रेडिक्ट कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मई में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होगी, युद्ध के हालात बनेंगे जी। बने। उस समय मैंने ये भी कहा था कि डिफेंस के शेयर्स डबल हो जाएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं वो मेरे वीडियोस पे हमेशा नज़र रखते हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो चीज़ें उस समय हो जाएंगी। बट ये नहीं मालूम था कि पहलगाम जैसा मुद्दा बनेगा, उसकी वजह से स्टॉक्स हमारे ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत दर्दनाक घटना थी। बिल्कुल। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ मई में। अब जो ये लोग घरों में बैठे हैं, जो ये बातें कह रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है, सितंबर मिड 2025 को फिर शुरू हो चुका है। एंड आई प्रेडिक्टेड दिस इन मई 2025। अब मुझे मालूम है व्यूअर्स कहेंगे नहीं जी ये तो कोई शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मिसाइलें गिरती हुई दिखाई नहीं दे रही है ना पाकिस्तान में। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि वीडियोस हमारे नहीं आए, हल्ला नहीं मचा, फाइटर प्लेन नहीं गए, ब्रह्मोस नहीं गिरी। अब कुछ बातें हम देश के नागरिक हैं, खुल के नहीं कह सकते। बिल्कुल। युद्ध पहले से बड़े तरीके से जारी है। कोवर्ट ऑपरेशंस भी दुनिया में होते हैं। एग्जैक्टली 4 दिन में जो धमाका किया उससे बड़े धमाके अभी हो रहे हैं। जो लोग समझदार हैं, जियोपॉलिटिकल चीज़ें समझते हैं, इकोनॉमिक डाउनफॉल समझते हैं, किसी देश को तबाह कैसे करना है, चाणक्य नीति क्या कहती है कि किसी देश को तबाह करना है तो उसके किनारों को तोड़ना शुरू करें। एग्जैक्टली। तो वो किनारे टूटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को अभी भी घर में बैठ के समझ नहीं आ रही है। क्योंकि ये वो न्यूज़ पढ़ते हैं, जब मीडिया में न्यूज़ आती है 1 घंटा न्यूज़ चलती है, 2 मिनट की न्यूज़ मिलती है। बिल्कुल। वो क्या होता आ रहा है, आता कुछ भी नहीं है। इन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि बैठ रहे कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आज के डेट में अच्छे अच्छे वीडियोस देते हैं और मंथन करते हैं सुबह सुबह, या तो न्यूज़पेपर पढ़ लें। जब कड़ियाँ जोड़ेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि जो 4 दिन में हुआ था वो कुछ भी नहीं था, वो भारत का ट्रेलर था। लेकिन जो अभी हो रहा है वो बहुत बड़ा है, वो ठीक है। और छोटा सा एक बता भी देते हैं व्यूअर्स के लिए। अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या हो गया, जीपीए, बलोच आर्मी एटसेट्रा सब इकट्ठे हैं। एग्जैक्टली। और उनकी कमांडो फोर्स पाकिस्तान में घुसनी शुरू हो गई है। भारत की आर्मी अफगानिस्तान में, उनको युद्ध की शिक्षा दी जा रही है। एयर बेस कैसे मैनेज करना है, एयर के युद्ध कैसे लड़ने होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें समझ गए होंगे व्यूअर्स। बिल्कुल। अब नहीं भी समझे तो बेटर थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, लेकिन कुछ बड़ा हो रहा है। आपने जो बात की चाणक्य नीति वाली, कहीं ना कहीं वो चीज़ क्रिएट की जा रही है। अब देखिए एक बात और भी है। मैंने 29 मार्च 2025 या डेट मुझे याद है, मैंने तब वीडियो दिया था कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट हो जाएगा। इसमें भी लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया थी। लोगों ने अटैक करना शुरू किया था मेरे वीडियोस में कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी यूएसए यूके यूएसए भारत के अगेंस्ट बहुत अच्छे संबंध थे उस वक्त, बहुत अच्छे संबंध थे। और मैंने बोला था कि यूएसए अचानक ही भारत के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ी रणनीति लड़ाएगा या कूटनीतिक तरीके से भारत को अलग थलग करने की कोशिश करेगा। तो उसमें लोगों की प्रतिक्रिया आई थी कि ऐसे कैसे कह सकते हैं, यूएसए तो भारत का परम मित्र है। बिल्कुल। देख लीजिए क्या हुआ उसके बाद। और ये अभी क्योंकि वो गुरु उस समय चल रहे थे अतिचारी स्थिति में, और जब भी 12 वर्ष में स्थिति हुई है, हर 12 वर्ष में अतिचारी स्थिति में गए हैं, तब यूएसए भारत के अगेंस्ट हुआ है। हुआ कुछ भी हुआ। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि अंदर जाओ, पीओके को ले आओ, तो शायद हमारी भारतीय आर्मी को मात्र 2 घंटे चाहिए पीओके के कैप्चर करने के लिए। वो भी कोई भी भारतीय, हमारा जो भाई है जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, आर्मी वाला योद्धा, एक बार भी आहत नहीं होगा, फिर भी 2 घंटे में ये कैप्चर कर लेंगे। बिल्कुल। अब देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान को चुटकियों में बांग्लादेश बना दिया। कोई आहत हुआ था उस समय? कोई नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हमारे सारे कमांडो गए, मारकर वापस भी आ गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ये नहीं समझते लोग कि युद्ध जीतना और पीओके को कैप्चर करना कोई बहादुरी नहीं है। पीओके को कैप्चर करते करते अगर हमारे इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गए, एग्जैक्टली, दुनिया ने अगर हमारा तिरस्कार कर दिया, तो हम तो जीत के भी हार जाएंगे। कई साल पीछे चली जाएगी भारत की स्थिति। अब वही तो कह रहा हूँ, ये जो लोग घरों में बैठे हैं ना, इनको ये नहीं पता। इनको ये पता है कि ब्रह्मोस है, फाइटर प्लेन अच्छे हैं, हम सक्षम हैं, लड़ सकते हैं। भाई लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई ऐसे करो ना कि किनारों को तोड़ो धीरे धीरे। वैसे तो युद्ध ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, कहते हैं कोई भी युद्ध हो, युद्ध करने वाला और जिस पर किया गया वो, दोनों ही देश 10-10, 20-20 साल पीछे चले जाते हैं अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर हम देखें तो शायद बहुत ना हो तो बेहतर आपने। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के किंग
मोदी जी मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। हमारे देश की महादशा 3 सितंबर 2025 मंगल की शुरू हो चुकी है। 7 वर्षों तक चलेगी। बिल्कुल। युद्ध तो होंगे, और कोई करे या ना करे हम खुद युद्ध करेंगे। अब वो वाला भारत तो नहीं रहेंगे कि भाई हम कुछ होगा तो हम यूएनए के पास चले जाएंगे, जो 2014 से पहले होता था। रोते रोते हमारे प्रधानमंत्री चले जाते थे कि सर बचाइए, हमारे साथ ये हो गया है। अब आप थोड़ी सी अगर मीटिंग भी करेंगे कहीं और कहीं भनक भी लग जाएगी तो एयर स्ट्राइक पहले होगी। बिल्कुल। आपकी मीटिंगें होने नहीं दी जाएंगी। यही तो है मंगल का प्रभाव। तो अगर हम ये कहें कि 10 वर्ष पीछे चले जाएंगे, देखिए अब जाएं नहीं जाएं, युद्ध तो होगा, लेकिन भारत को भी नुकसान होगा, बहुत कम, नाम मात्र का। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि आने वाले समय में कोई बड़े युद्ध होंगे, भारत को नुकसान नहीं होगा, नहीं, बोलना गलत होगा। नुकसान तो होते हैं। अच्छा, एआई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एआई के आने से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हमारा आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे तरीके के फ़ायदे लेते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हैं, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा कि बड़ी बड़ी नौकरियां जा रही हैं। 14,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया एक कंपनी के अंदर। बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज में हम देख रहे हैं लगातार ले ऑफ चल रहे हैं। क्यों? ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन की वजह से। 2026 या 2027 या 2028 जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, एआई जो है और ज़्यादा तेज़ होता जाएगा और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये नौकरियां जो जा रही हैं ये 2026 में भी जारी रहेगा? और अगर ये जारी रहेगा तो एक तरीके से तो ये लोगों के साथ गलत ही है, फिर उनके पास क्या पॉइंट बचेगा खुद का सर्वाइवल के लिए? जब एआई की बात होती है तो हमें पुराना वो महाभारत रामायण काल याद आ जाता है, जब माया युद्ध लड़े जाते थे जी। एंड टेक्नोलॉजी उस समय आज से ज़्यादा हाई थी, लेकिन नहीं समझते हैं लोग। उस समय कम्युनिकेशन का जो जरिया था बहुत ही हाई टेक था। बिल्कुल। तो यही तो है वो एआई की माया जाल। आज तुषार जी के ऊपर अब कुछ एडिटिंग की जाएगी, मेरा चेहरा लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर पता भी नहीं चलेगा। आम आदमी तो पहचान भी नहीं पाएगा कि आप हैं या मैं हूँ, नहीं पता चलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एआई। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में एआई की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, मैनुअल ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। रही बात जॉब्स की, इसके ऊपर भी आएंगे। तो सर, आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं या मैनुअल गाड़ी चलाते हैं? देखिए, आज भी जब मैं भी जैसे मैनुअल गाड़ी चलाता हूँ, ऑफ रोडिंग करता हूँ मैं, तो मेरे पास मैनुअल मशीन है। क्योंकि हमें ये पता है कि जब ऑटोमेटिक गाड़ी बनती है, आई नो कि व्यूअर्स सोच रहे होंगे कौन सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो आपका डिज़ाइन होता है गियर वाइज, तो आपको पता है कि आरपीएम जो है ऑटोमेटिक में बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए गए हैं, आइट्रेशन सेट होता है उसका। लेकिन मैनुअल में यू डोंट नीड टू, सिस्टम नहीं चलाएगा आपको, मशीन आपको नहीं चलाएगी, आप मशीन को चला रहे होंगे। आप देखिए, जब आपकी मैनुअल मोड पे गाड़ी है, कोई ऑटोमेटिक है, अगर ऑफ रोडिंग करनी होगी तो मैनुअल आज भी ज़्यादा कामयाब है, चाहे उसका टॉर्क कम भी क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन बेस्ट परफॉर्मिंग रहेगा। यस, अगर जिसके पास ऑटोमेटिक भी है, वहाँ पे आपने देखा 2 पैडल शिफ्ट बटन होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ऑफ रोडिंग में कि आपको पैडल शिफ्ट में मैनुअल गियर पे चलना पड़ता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि, सेम एग्जाम्पल में अभी एआई में व्यूअर्स सब कुछ समझने वाले समझ गए होंगे, मैनुअल मोड मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल। ऑटोमेटिक कभी भी मैनुअल को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक मशीन होने के बावजूद भी वहाँ पे पैडल शिफ्ट क्यों दिया गया है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन में कहीं गाड़ी फंस जाती है, आपकी खुद को नहीं निकाल पाती है, देन यू नीड टू स्विच ऑन द मैनुअल मोड। अब आपको देखिए एग्जांपल मैंने दे दिया। रही बात एआई की, आज की डेट में आपने देखा होगा कुछ समय पहले, आज से अराउंड 1.5 वर्ष पहले जी, लोगों ने क्या किया था, एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से लोगों ने गूगल से ही एआई के थ्रू कंटेंट बनाना शुरू किया, आर्टिकल बनाने शुरू किए, टॉप 10 पे आने शुरू किए। गूगल का एक पांडा का अपडेट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जिन्होंने भी एआई के तहत अपने डॉक्यूमेंटेशन की थी, टॉप 10 एसईओ में आ रहे थे, इन्हें पांडा अपडेट डाउनग्रेड कर दिया। लोगों के बिजनेस तबाह हो गए थे 1.5 वर्ष पहले। पीछे गूगल ने एक नया रिफॉर्म निकाल दिया कि अभी आप कर सकते हैं। 3 माह पहले आया था ऐसा छोटा सा अपडेट। अब गूगल वहाँ बैठा हुआ है, आप यहाँ बैठे हैं। पहले तो हम भारतीयों की बात करेंगे, क्योंकि पहले हम अपने लोगों की बात क्यों ना कर लें। बिल्कुल। आज भी अभी लोग फिर रिलक्टेंट हो गए हैं कि कोई बात नहीं, हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है और कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है, जाइए गूगल पे कुछ डालिए, डॉक्यूमेंट बनेगा, उसका आर्टिकल बना लीजिए। देखिएगा अभी मार्च 2026 के बाद फिर गाज गिरेगी। सारे के सारे आर्टिकल, वेबसाइट्स लोगों की ब्लैक लिस्ट कर दी जाएंगी गूगल के द्वारा। ओके। तो देखिए, जो मैनुअल चीज़ है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। रही बात एआई की, एआई को मैं डिनाई नहीं कर सकता, एआई की ज़रूरत है आने वाले टाइम पे, बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी।
चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, थल जल वायु हर जगह पर, लेकिन हर चीज़ के एक वो कहते हैं नुकसान और फ़ायदे हैं, डिनाई नहीं कर सकते। जैसे माया युद्ध की बात करते हैं, जब मेघनाथ ने माया युद्ध लड़ा था हनुमान जी के साथ, काफ़ी लगातार कामयाबी भी मिली थी उसको, लेकिन हनुमान जी ने तोड़ा था ना मेघनाथ के माया युद्ध को। तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जो कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेघनाथ के साथ माया युद्ध नहीं लड़ सकते थे, तो मेघनाथ कामयाब हो जाते थे, और हनुमान जी के आगे कोई शक्ति नहीं चली उनकी। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। रही बात उन लोगों की जिनकी जॉब जा रही हैं, उनके लिए कि मेरा मैसेज है व्यूअर्स के लिए कि थोड़ी सी पढ़ाई करें, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अवेयर करें, क्योंकि मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर भी, इनफैक्ट आई एम IT प्रोफेशन, मैं आज भी हर दिन 15-20 मिनट डेली पढ़ाई करता हूँ AI के बारे में भी, और ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको, अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को, करना पड़ेगा। और लेकिन आप मैनुअल मोड छोड़िए मत। आप भले ही मैनुअल गाड़ी चलाइए, लेकिन ऑटोमेटिक कैसे चलती है ये भी सीख लीजिए। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है।